सो हेलो माय डियर, बहुत बहुत वेलकम मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ये जैसे कि जानते हैं क्लास के नीचे हमने कैनाल चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था एंड आज हम जानने वाले हैं लिफ्ट इरिगेशन या कहते हैं ट्यूबवेल इरिगेशन। जैसे कि आपके सामने शो हो रहा होगा, चैप्टर नंबर 6 है हमारा। इसके लास्ट लेक्चर में हमने कैनाल को पूरा डिटेल में कंप्लीट किया था। आई होप वो लेक्चर आप देखे होंगे। एंड आज हम बात करने वाले हैं उद्वहन सिंचाई की, जो कि होता है हमारा क्या, लिफ्ट इरिगेशन। सो डियर, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। बड़ा आसान सा चैप्टर है, आसान से कहें या तो आप समझने लायक है, मतलब बिना विदाउट समझे आपको कोई चीज़ समझ थोड़ी ना आएगी। बाकी इजी है, समझेंगे और 1 से 2 लेक्चर में ये भी चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। यदि आप भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके बहुत काम आएगा। ये डिप्लोमा से रिलेटेड जितने भी जो भी डाउट्स जो भी टॉपिक्स रहते हैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। जो भी डाउट्स रहते हैं और कमेंट के थ्रू आपका रिप्लाई जाता है। जो भी मतलब आपको कहीं विशेष प्रकार की आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए टॉपिक की ओर बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखिए होता क्या है कि हमारा है लिफ्ट इरिगेशन। जैसे कि जानते हैं क्या है लिफ्ट इरिगेशन, मतलब उद्वहन सिंचाई। हिंदी वाले इंग्लिश और दोनों ध्यान दें। उद्वहन सिंचाई जैसे कि जानते हैं इसके वाले कैनाल इरिगेशन। देखिए आप क्या होता है, इरिगेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें सिंचाई मतलब बाई प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड्स या नीडेड, मतलब कि पेड़ों पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जल की जो मांग होती है उसे देना ही सिंचाई कहलाता है। तो ये सब तो आप जानते हैं, लेकिन आपको क्या बता दें, थोड़ा मतलब लेक्चर को सुनते जाइएगा क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। देखिए कैनाल अभी लिफ्ट इरिगेशन क्यों जरूरी हुआ, फ्लो इरिगेशन से काम क्यों नहीं हुआ, लिफ्ट इरिगेशन क्यों जरूरी है और क्यों पढ़ना चाहिए। ओके, ये भी जानना जरूरी है किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो इससे जैसे कि जानते हैं आप क्या होता है हमारा जो होता है, देखिए ये कैनाल है, सपोज दैट ये कैनाल है। आप क्या होता है, कैनाल से अभी तक वाटर ले रहे थे, कैनाल से वाटर ले रहे थे, ये खेत है इसके साइड साइड, तो उस कैनाल से वाटर ले रहे थे और आपकी सिंचाई हो रही थी, सिंपल सा। लेकिन आपने लिफ्ट इरिगेशन क्यों यूज किया, तो होता क्या डियर, आप समझते हैं कि लिफ्ट इरिगेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों लिफ्ट इरिगेशन आया, क्यों इसको पढ़ना जरूरी है। जैसे कि जानते हैं हमारा ये मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा नहर है, इसका फ्लो डायरेक्शन ये है, पानी बह रहा है आराम से इसमें और इसके चारों तरफ खेत है। देखिए होता क्या, जब नहर का जो तल है, जो लेवल है वो काफ़ी नीचे हो जाता है। यह कह सकते हैं कि जो हमारा खेत का तल है वो उठ जाता है। जी हाँ, ये कह सकते हैं नहर का तल नीचे हो जाता है, या कह सकते हैं जब खेतों का तल काफ़ी नहर से ऊंचा हो जाता है तो ऐसे स्थिति में नहर का पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता, तो वहाँ पानी को लिफ्ट करना होता है, उठाना होता है, ऊपर की ओर उठाना होता है। तो उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं इंतजाम करते हैं। या भी ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ नहर बनाना न संभव, जाहिर सी बात है, मान लीजिए किसी गांव की सिंचाई करनी है तो वहाँ मान लीजिए 1-2 गांव है तो उसके लिए नहर थोड़ी न जाएगी, क्योंकि नहर भाई जानते हैं नहर के लिए कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, शुरुआती दौर में बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है। तो इसके लिए अब नहर नहीं बनाएंगे, वहाँ लिफ्ट इरिगेशन से ही काम चलेंगे। मतलब कोई भी क्षेत्र है जो नहर की पहुँच से बहुत दूर है बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, तो उसके लिए नहर उचित नहीं रहेगा। उसके लिए लिफ्ट इरिगेशन ही सही रहेगा, उसके द्वारा ही इरिगेट करना सही रहेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लिफ्ट इरिगेशन को अपने दैनिक जीवन में लाएं। इसका उपयोग आपने समझ लिया कि लिफ्ट इरिगेशन क्यों है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन टॉपिक है, आपको मैंने समझा दिया। बेसिकली यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि जब जल स्रोत का जल तल खेती की भूमि से समान तल से नीचे हो जाता है, वही चीज़ मैंने समझाई और वही सब चीज़ें लिखी हैं। इस प्रकार की जल को विभिन्न तरीकों युक्तियों द्वारा निचले तल से उठाकर सिंचाई करने को उद्वहन सिंचाई करते हैं। जाहिर सी बात है, जब वाटर लेवल नीचे रहता है पानी के तल, तो वही यार लिफ्ट इरिगेशन क्या है, जो ट्यूबवेल के द्वारा हम पानी को पंपिंग करके नीचे से हम पानी मैनुअली, ये कह सकते हैं मैकेनिकली पानी लेते हैं, वही हमारा लिफ्ट इरिगेशन है। सब समझ जाएंगे आप, डोंट वरी, चिंता न करिए। ये सब चीज़ें हैं और जो मैं बोल रहा हूँ काफ़ी है, इनफ है, और लिखा यहाँ नोट्स हैं ही। आपको नोट्स वाली भी डाल दी जाएगी जो हमारी क्या कहते हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। ये तो जानते हैं बुक के पेजेस हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देखिए ग्राउंड वाटर क्या है, थोड़ा इसको और भी कर लेते हैं। ग्राउंड वाटर क्या है कि सिंपल सी बात है, जो पानी भूमि की परतों में पाया जाता है वो भवन जल या ग्राउंड वाटर कहलाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कुल कुल वाटर का, ये कह सकते हैं टोटल जितना वाटर है समुद्र जल का कुल पानी, इधर लिखा है कुल पानी का 0 पॉइंट ओनली, मतलब आपको बता दें कि जितना पानी है जो ग्राउंड वाटर है, जो कि प्योर वाटर होता है, पानी के लिए पीने के लिए वाटर होता है, वो हमारा क्या होता है, ग्राउंड वाटर होता है। तो हमारा क्या है, 0.4% ही है। तो ये सब चीज़ें हैं। भूमि की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल की बात करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, देखिए आप जानते हैं, आप सपोज दैट आप जियोग्राफी पढ़े होंगे,
स्ट्रक्चर आप मतलब पृथ्वी की स्ट्रक्चर देखिए, पृथ्वी जो हमारी है वो कुछ इस प्रकार है। इसका क्या है, मान लीजिए कोर है, इसका कोर क्या है, ये इसका क्या है, मेंटल है, और ये क्या है, इसका क्रस्ट है। सिंपल सी बात है, जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए कि ये इसका कोर भाग है जो बीच का है, इसका कोर है, इसका सेंटर है, कोर भाग है, और ये क्या आता है, इसका मेंटल है। ये मेंटल ही हमारा क्रस्ट है। क्रस्ट और क्रस्ट है, तो इसी क्रस्ट में क्या होता है कि बहुत सारी लेयर पाई जाती हैं, बहुत सारी लेयर पाई जाती हैं, और वही लेयर क्या होती हैं, वही लेयर क्या होती है हमारी, आप यहाँ समझ सकते हैं कि भूमि संरचना जो स्ट्रक्चर है, उसी ऊपरी वाले स्ट्रक्चर में, क्रस्ट में जो हमारा होता है भूगर्भ में, तो भूगर्भ वैज्ञानिकों द्वारा ज्ञात की कि पृथ्वी के अंदर दो परतें पाई जाती हैं मेनली टू एक पहले इम्पीरियस स्ट्रेटा, दूसरा क्या होता है, हिंदी में लिखा है, एक क्या होता है, परवियस स्ट्रेटा होता है। तो दो पाई जाती है, मतलब एक जिससे पानी आराम से पास हो सकता है, जिससे नहीं पास हो सकता। तो देखिए अपनी वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए ताकि आपको विजुअल हो, विजुअल क्या सुन लेंगे तब भी काम हो जाएगा। बाकी हाँ, यहाँ जो वर्ड्स लिखे हैं वो विजुअल होने चाहिए। तो देखिए पहला बात करते हैं अपारगम परत की, मतलब इम्परवियस स्ट्रेटा की। तो भूमि के अंदर पाई जाने वाली ऐसी परतें जिन्हें भेद कर पानी पार नहीं निकल पाता। सिंपल सी बात है, इम्परवियस क्या होता है, जिससे पानी पास नहीं हो पाता, तो ऐसी परतें अपारगम या अजलधारी परतें कहलाती है। इन्हें अपरेश परत भी कहते हैं। तो इतना जान लीजिए, काफ़ी है, दैट्स इनफ। वही पारगम पारगम में क्या होगी, सिंपल उसका उसका क्या होगा, अपोजिट होगा, मतलब ऐसी परतें, ऐसी लेयर जिससे पानी आराम से इजीली पास हो जाता है, तो हमारी क्या होती है, अपारगम परत कहलाती है। ओ सॉरी, पारगम क्या होती है हमारी, पारगम या अपारगम, या देखिए यहाँ अपारगम या अपारगम लिखा है, ये जलधारी, तो अपारगम नहीं होना चाहिए, पारगम या जलधारी, मतलब जल जिसमें हो, ये वाला सही है, और अब ये सही है। सिंपल है, मिसप्रिंटेड होगा, बुक है, तो आपको समझाते ये भी चल रहा हूँ कि कहाँ गलतियाँ हैं। तो भूमि के अंदर उपस्थित ऐसी परतें जिन्हें भेद कर पानी एक ओर से दूसरी ओर जा सकता है, अर्थात पानी जो परतें पानी या जल ग्रहण कर सकती हैं उसे हम पारगम परतें कहलाते हैं। तो इतना हो गया। अब बात करते हैं इक्विफर की। इक्विफर की देखिए, एक होता है इक्विफर, थोड़ा बता दे रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन इक्विफर तो आपका सिलेबस है। इक्विफर देखिए, इक्विफर एक्वा शब्द है जो वाटर से, एक्वा मतलब समझते हैं वाटर। इक्विफर होता है, इक्विफर होता है, एक होता है इक्विफ्यूज। क्या होता है, क्या होता है, एक होता है इक्विफर, एक होता है हमारा इक्विफ्यूज। इक्विफ्यूज सुनते जाइएगा, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं, इक्विफर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग। इक्विफर होता है, और एक होता है इक्विटार्ड। क्या होता है, इक्विटार्ड, इक्विटार्ड, इक्विटार्ड सुनते जाइएगा, लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। एक होता है इक्विक्लोग, इक्विक्लोग, ओके। तो ये हो गया इक्विक्लोग होता है, इक्विक्लोग। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपको सबसे पहले समझा देते हैं कि इक्विफर क्या होता है। सपोज दैट इक्विफर क्या होता है, समझा देते हैं, लिखा तो है ही, सब आराम से पढ़ सकते हैं। इक्विफर क्या होता है, इक्विफर क्या होता है कि पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के नीचे वे प्रवेश करते, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसकी लेयर है, लेयर वाइज है, मान लेते हैं कोई पार्ट है क्रस्ट का, उसको ले लिया हमने, दिखाया कि पृथ्वी के नीचे प्रवेश प्रवेश परतें जिनमें जल पाया जाता है। कोई प्रवेश परत होगी, मान लीजिए इम्परवियस है, ये परवियस है, और ये इम्परवियस है। तो मतलब पृथ्वी के नीचे ये जो हमारी परवियस है, समझने का प्रयास कीजिए डियर, कि पृथ्वी के नीचे वे प्रवेश परतें जिनमें जल पाया जाता है, जलभृत कहलाती है, जलभृत परतें। जल देखिए इक्विफर किन्हें कहते हैं, जलभृत। तो इन्हें क्या होता है, जलभृत परतें कहलाती है। इन जलधारी परतों में छिद्र करके पानी बाहर निकल सकता है। देखिए वे जो इक्विफर होता है, ये पानी को होल्ड करता है और ट्रांसमिट करता है। इट कैन मतलब इट कैन होल्ड वाटर एंड ट्रांसमिट वाटर, मतलब पानी को ये होल्ड करता है, ट्रांसमिट भी कर सकता है। जाहिर सी बात है, यदि आप मान लीजिए बालू ले लीजिए, बालू ले लीजिए, तो बालू की मान लीजिए एक पोटली लीजिए, सपोज दैट आप एक बालू की क्या है कि पोटली ले लीजिए, मतलब कि बालू की एक पोटली ले लीजिए, उसको क्या है, पानी में डालिए। अब पानी क्या होगा इसमें, पानी में डालिए, अब पानी ये इसका वेट भी बढ़ जाएगा, अब पानी इसमें स्टोर भी हो जाएगा, और इसको जब ऊपर उठाएंगे और दाबेंगे तो पानी छनेगा, पानी आराम से टप टप करके नीचे भी, मतलब जो जलभृत होती हैं वो आप ग्रेवल कर सकते हैं, बालू कर सकते हैं, ये जलभृत के अंदर आती हैं। आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। तो ये हमारी जलभृत कहलाती हैं, एक्वीफर कहलाती हैं। तो उससे क्या होता है, पानी ये होल्ड भी कर सकते हैं, ट्रांसमिट भी कर सकती है, इतना जान लीजिए। और प्रॉपर डिफिनीशन लिखा है यहाँ, प्रॉपर डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। क्या है कि वे प्रवेश परतें, यहाँ लिखा वे प्रवेश परतें जिनमें
जल पाया जाता है जलभृत परतें कहलाती हैं, इनको जलधारी परतें भी कहलाती हैं। इन जलधारी परतों पानी प्रवेश करके पानी बाहर भी निकल जाता है, प्रवेश भी करता है, इंटर भी करता है, बाहर भी निकल जाता है। इन जलधारी परतों में पानी उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर बढ़ता है। जाहिर सी बात है पानी जो है उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर बढ़ता है। देखिए टाइप्स ऑफ इक्विफर की बात कर लेते हैं डियर विदाउट वेस्टिंग टाइम। इक्विफर क्या है? जलभृत, परिरुद्ध जलभृत होता है, दूसरा अपरिरुद्ध होता है, तीसरा पर्च्ड होता है। तीनों को अच्छे समझते हैं, डोंट वेरी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कन्फाइंड इक्विफर, अनकन्फाइंड इक्विफर एंड पर्च्ड इक्विफर। कन्फाइंड एक, अनकन्फाइंड एक, पर्च्ड इक्विफर। तो आपको समझा देते हैं और डायग्राम के थ्रू तो आप समझ जाएंगे। देखिए सबसे समझते हैं पहले हम कन्फाइंड को। किसको? कन्फाइंड इक्विफर को, जिसे कहते हैं हिंदी में परिरुद्ध जलभृत। कन्फाइंड इक्विफर को समझते हैं कि ये क्या होता है कन्फाइंड इक्विफर। तो इसको हिंदी में बोलते हैं परिरुद्ध जलभृत। परिरुद्ध जलभृत क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जब दो अपारगम परतों के मध्य कोई पारगम, सपोज दैट लेयर है पृथ्वी की, हमको मैंने बताया था ये है, ये है, तीन ही लेयर समझ लीजिए। और ये क्या है हमारी, ये हमारी क्या है इम्परवियस लेयर है। दोनों जो लेयर है ये वाली और ये वाली, सॉरी मिट गया। तो हमारे ये इक्विफर हो गई। परिरुद्ध के बारे में समझा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या होता है जब दो, ये दोनों ऊपर वाली ये हमारी, ये क्या है, ये हमारी अपारगम है, ये वाली अपारगम पढ़ते हैं। तो जब कोई पारगम, पारगम क्या होती है आगे बता दिया। जब कोई पारगम परत दो अपारगम मतलब इम्परवियस लेयर के मध्य क्या होती है, नीचे दब जाती है, झुकी अवस्था में होती है। ये आप देख सकते हैं, सब 20 वाला जो पार्ट है ये परवियस है, प्रवेश परत है। तो जिसमें पानी होता है आप जानते हैं, प्रवेश वाले में पानी रह सकता है, पानी होल्ड कर सकता है, इसकी ये क्वालिटी होती है। तो ये हमारी परिरुद्ध जलभृत कहलाती है। डियर क्या होती है? ये हमारी परिरुद्ध जलभृत कहलाती है। जब कोई क्या होता है, कोई पारगम परत दो अपारगम परतों के मध्य हमारी आ जाती है, झुक जाती है, दबी अवस्था में पाई जाती है। तो ऐसी परतें हमारी, ऐसी जो जलभृत होती है, इक्विफर होती है, वो हमारी वे क्या होती है, वे हमारी परिरुद्ध या कन्फाइंड इक्विफर होती हैं। इस परत में जल वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पे होता है। जाहिर सी बात है भाई, ऊपर रहेगा तो वायुमंडलीय दाब रहेगा, लेकिन ये जो लेयर के बीच में आ गया है इसमें और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो ये इक्विफर हमारी जो होती है कन्फाइंड इक्विफर होती है। वहीं इक्विफर तो कन्फाइंड हो गया, लेकिन अनकन्फाइंड जो हमारा सेकेंड है, जैसा कि भी दिखाया था कन्फाइंड अनकन्फाइंड। देखिए लिखेंगे नहीं, आपको समझा दे रहे हैं, लिखने से टाइम जाता है। अनकन्फाइंड इक्विफर क्या होता है, अनकन्फाइंड की बात कर लेते हैं। तो अनकन्फाइंड इक्विफर क्या होता है कि वही, तो आप जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होती है हमारी जो पृथ्वी की, ऐसे कुछ होती है, बहुत सी लेयर हैं, बहुत सी लेयर है हमारी पृथ्वी नीचे। तो वहीं जो हमारी पहली जलभृत होती है, जो अभी बताया इक्विफर मतलब कन्फाइंड वाली, वो तो दो, ये तो सिंपल सी बात है कि दो अपारगम परतों से दबी रहेगी। लेकिन क्या होता है कि अनकन्फाइंड में क्या हो जाता है कि भूमि के नीचे बहुत ही इक्विफर है, बहुत इक्विफर है, मतलब बहुत क्या कह सकते हैं इक्विफर हैं, मतलब जलभृत हैं। तो उसमें जो हमारी पहली वाली जलभृत होती है, समझने का प्रयास कीजिए ना, जो हमारी पहली वाली जो फर्स्ट इक्विफर होती है, क्या होती है, जो हमारी क्या होती है फर्स्ट इक्विफर होती है हमारी, वही हमारी इक्विफर जो होती है, जिसमें क्या होता है पानी मौसम के बदलने के कारण उसका तल जो है पानी घटता रहता है। सिंपल सी बात है कि भूमि के नीचे सबसे ऊपरी जलधारी परत, भूमि के नीचे की सबसे ऊपरी जलधारी परत को ही हम क्या कहते हैं अपरिरुद्ध जलभृत कहते हैं। जिसमें क्या होता है मौसम क्या होता है, जिसमें मौसम परिवर्तन के कारण उसका वाटर लेवल, उसका जल जो स्तर है वो घटता बढ़ता रहता है। तो सिंपल सी बात है, जो वो वाली इक्विफर बताए थे वो क्या होगी नीचे हो सकती है, लेकिन जो पहली वाली लेयर होती है उसी को हम अनकन्फाइंड कह देते हैं। नोट्स में सब कुछ लिखा है और आप परिरुद्ध को देख सकते हैं कि यहाँ ये परिरुद्ध है, मतलब ये जो बीच वाली लेयर है इसमें पानी दबा हुआ है दो अपारगम परतों में। और अपरिरुद्ध को भी अच्छे से पढ़ते हैं। भूमि के नीचे सबसे ऊपरी जलधारी परत, इसमें लिखा है भूमि के नीचे सबसे ऊपरी जलधारी परत, जिसमें पानी का तल जो होता है, पानी तल मौसम परिवर्तन के कारण
घटता बढ़ता रहता है, ऐसी परतें जो होती है अपर्याप्त, मैंने बता दी पहली वाली जो परत होगी वही हमारी, सिंपल से इतना डाटा याद रखने की जरूरत है आपको। अब बात करते हैं पर्स्ट वाले की, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोगों को समझ में आता है। देखिए इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है, मतलब पर्स्ट इक्विफर क्या होता है, ये अध्ययनशील जलवृत्त क्या होता है। देखिए क्या होता है कि इस परत को आकृति, इस परत की जो आकृति होती है प्यालीनुमा या लेंसनुमा होती है। आप देख सकते हैं भैया इसकी आकृति कैसी है, लेंसनुमा है या प्यालीनुमा कह सकते हैं। हालांकि 2D में थोड़ा कम समझे लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। ये प्याली ही तो बन रही है, ये प्याली ही तो बन रही है, तो इसकी आकृति लेंसनुमा या प्यालीनुमा होती है या जलधारी परतों के मध्य में होती है। यह जलधारी परतों के मध्य, सिंपल सी बात है, परिवेश है, ये परिवेश है, इधर इम्परिवेश है। तो जब कोई क्या होता है, कोई क्या होता है हमारा परत जो है, कोई जलधारी परत इधर से क्या होता है इम्परवियस लेयर से ढक जाती है, और इसमें ये देखिए ये परिवेश है, इसमें पानी भरा है, तो ये जो वाला इक्विफर होगा, इक्विफर समझते हैं, तो वो इक्विफर हमारा पर्च्ड इक्विफर हो जाएगा, मतलब जिसके ऊपर क्या होता है हमारा परिवेश परत होती है, नीचे भी। और लेकिन ये क्या होता है, जो पानी होता है वो कहीं ना कहीं बीच में, कहीं ना कहीं बीच में, ऐसा हालांकि बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या होता है कि अप्रवेश, अप्रवेश परतों से घिरा रहता है, तीन तरफ से देख सकते हैं घिरा रहता है और पानी इसमें होल्ड हो जाता है, तो ये वाला पर्स्ट इक्विफर होता है, पर्स्ट इक्विफर होता है। सिंपल है, क्लियर हो गया होगा। हालांकि कुछ खास डिफिनेशन भी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं कि इस परत की आकृति लेंस में जितना मैंने चीज़ें बताई उतना भी यहाँ मेंशन है। हालांकि आप अब थोड़ा सा टॉपिक है जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस भी है। क्या है कि नहर सिंचाई या उद्वहन सिंचाई में अंतर, डिफरेंट पूछा है, डिफरेंट डिफरेंट। यदि आप नहर सिंचाई फ्लो इरिगेशन पढ़ेंगे तो आप लिफ्ट इरिगेशन पढ़ रहे हैं तो दोनों को पढ़ने के बाद डिफरेंस कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको बता दें नहर सिंचाई और उद्वहन सिंचाई, इसकी प्रारंभिक लागत आपको वैसे बता दे रहे हैं। इसकी जो इनिशियल कास्ट होती है, प्रारंभिक लागत नहर वालों की ज़्यादा होती है। क्या होती है, रुक जाइए, जो नहर की प्रारंभिक लागत होती है, ये मान लीजिए नहर है और ये उद्वहन सिंचाई है, इधर लिख नहीं पाएंगे आप, शो नहीं हो पाएगा। देखिए नहर में क्या होता है कि नहर की इसकी प्रारंभिक लागत, जो खर्च है इसकी प्रारंभिक लागत वो ज़्यादा होती है, जबकि इसकी थोड़ी कम होती है, इसकी थोड़ी कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है हमारे किसके, उद्वहन सिंचाई की। लिखे नहीं आप समझ लीजिएगा। और इसके ये बड़े प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट जो होता है बड़े क्षेत्रों के लिए होता है, मतलब इससे छोटे मोटे क्षेत्र की सिंचाई के लिए नहीं बनाया जाता। इससे क्या होता है कि अधिक मात्रा में पानी विसर्जित होता है और कम समय में ही अधिक क्षेत्र को सींच सकता है, जबकि इसके द्वारा ऐसा नहीं हो सकता। लिफ्ट इरिगेशन भाई है, लिफ्ट इरिगेशन क्या, ट्यूबवेल वगैरह सब कितना पानी सींच सकते हैं, आपके साथ बोरिंग वगैरह होगी, ट्यूबवेल होगा आपके पास, तो कितना से क्षेत्र सींच सकते होंगे, बहुत टाइम लगता होगा। और लिफ्ट इरिगेशन में मतलब उसमें क्या है कि नहरों द्वारा, भाई नहर है बहुत से सारे क्षेत्र को सींच सकता है। और इसमें जो फ्लो होता है अंडर ग्रेविटी होता है, गुरुत्व के प्रभाव कारण होता है, जबकि इसमें क्या होता है आसानी से हो जाता है, मतलब कि हमारा जो नहर में है इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, ढाल पे नहर बना दी, पानी बह रहा है। जबकि लिफ्ट इरिगेशन में भैया इंजन चलाओ या बिजली से उसको क्या करते हैं आप पानी पंप करते हैं, उठाते हैं, तो इसमें थोड़ा इफर्ट लगता है, बिजली का खर्च होता है, डीजल इंजन का खर्च होता है, डीजल खर्च होता है, डीजल पेट्रोल का जो भी लगता हो तो सेकेंडरी बात हो गई। लेकिन हाँ इसमें ये फ़ायदा होता है, इसकी आयु काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। भैया नहर बनवा दी है, चल रही है, थोड़ा बहुत टूट फूट जाती है कभी कभी, लेकिन जो हमारा ये है क्या, हमारा लिफ्ट इरिगेशन, इसमें इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, जबकि नहर में ऐसा कम देखा गया है। और भी चीज़ें हैं, आप सोच सकते हैं, जितना सोच सकते हैं उसके बीच में डिफरेंट हो सकता है उतना भी चीज़ें। और ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा ये डिपेंड होता है ग्राउंड वाटर, भैया अगर ग्राउंड वाटर ही कम हो जाएगा, वाटर लेवल कम हो जाएगा, तो गर्मियों के समय ऐसा हो जाता है, तो इससे पानी आसानी से नहीं निकल जाता, कहीं कहीं लेवल बहुत घट जाता है, तो उस स्थिति में इसमें कुछ खामियां हैं। बाकी लिफ्ट इरिगेशन तो छोटे क्षेत्र के लिए होता है, और भी नंबर ऑफ डिफरेंट हो सकते हैं डियर आपके, और और भी चीज़ें हैं, और आपको नोट्स में तो मिल ही जाएगा, यहाँ भी लिखा है। सो अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, वेल। अगला टॉपिक क्या है, वेल मतलब कुआं। क्या है, कुआं। कुएं को समझ लेते हैं, और आपको मैं प्रॉपर डिफिनीशन बता देता हूँ। इसमें तो डिफिनीशन कुछ इस प्रकार लिखी है, मतलब थोड़ा लार्ज साइज में है, कि जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल भूमि के अंदर रिस कर चला जाता है, यही यही जल भौम जल कहलाता है। सिंपल सी बात है,
इसकी आवश्यकता पड़ने में छिद्र करके जल निकाल लिया जाता है। छिद्र को कुंभ या कुआं कहा जाता है। सिंपल सी बता दें यदि आपको कि भूमि के नीचे खोदा गया ऊर्ध्वाधर गड्ढा, भूमि के नीचे खोदा गया ऊर्ध्वाधर गड्ढा कुआं कहलाता है, जिसके थ्रू नीचे के पानी को निकालते थे। ये सब चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं। प्रॉपर डिफिनीशन मैंने बता दी है कि क्या है। भूमिगत जल को, ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए, ग्राउंड वाटर जल को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए पृथ्वी के अंदर खोदा गया ऊर्ध्वाधर गड्ढा, वर्टिकल डिप जो होता है गड्ढा होता है, वो कुआं कहलाता है। सिंपल डिफिनीशन है। और भी बढ़ा के लिख सकते हैं अपने अनुसार, नोट्स में भी मेंशन है। ओके, एंड अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। किसके? कुएं की टाइप्स की। तो बेसिकली इसको तो वैसे 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, बुक में तो एक में ही कर दिया गया। तो आप टाइप्स की बात मतलब डिवाइड करने की बात नहीं, वो बेस हो सकता है किसी का, कोई आधार हो सकता है, लेकिन हम समझेंगे सभी चीज़ों को। जो हमारा वेल होता है, जो सारी क्या होता है हमारा वेल होता है, वो बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड है। क्या होता है? ओपन वेल होता है, ओपन वेल जिसमें जो आप गांव में देखोगे बड़ा सा गड्ढा होता है नीचे, जिसमें लोग कूद कर अपने जान वगैरह दे देते हैं। और क्या होता है इसमें? ट्यूबवेल होता है। क्या होता है? ट्यूबवेल होता है। तो एक वेल होता है समझिएगा, ट्यूबवेल होता है, नोट्स में तो लिखा है, लिखने में टाइम नहीं बर्बाद करूँगा, आपको बता दी हूँ पहले से ही। और जो ओपन वेल में होता है, किसमें? ओपन वेल में, उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। ओपन वेल में क्या कहता है देखिएगा, एक क्या होता है सालो वेल होता है, एक क्या होता है सालो वेल, उथला नहीं कुआं, एक क्या होता है डीप वेल होता है गहरा कुआं, एक क्या होता है आर्टेसियन वेल। क्या होता है? आर्टेसियन वेल होता है, मतलब पताल तोड़ कुआं होता है, हिंदी में समझिए। तो ये होता है, तीनों आपको बता दिया, यहाँ लिखा है, आपको दिखा देते हैं। देखिए यही कह रहा था ना, तो मतलब एक साथ दे दिया कि उसको मैंने अलग से डिवाइड कर दिया। उथले कुएं, गहरे कुएं, पताल तोड़ कुएं या सालोडी, पताल सॉरी सालो लिया, आर्टेसियन होगा। तो ये हो गया हमारा पताल तोड़ कुआं। देखिए यहाँ हिंदी इसकी सही लिखी है, पताल तोड़ कुआं को आर्टेसियन कहते हैं, जबकि यहाँ लिखा था, यहाँ कभी कहीं गलत मिस प्रिंटेड है, ये बुकों में तो बहुत गलती रहती है, सालो बेल लिखा है। कोई बात नहीं, मैंने बता दिया कि 3 होते हैं इसके ओपन वेल वाले में, और उसका अलग सीन है। अभी उसको समझते हैं, पहले ओपन वेल को समझ लेते हैं। तो इसमें पहला आता है हमारा ओपन वेल में उथले कुएं। देखिए नाम तो सुन रहे हैं उथले कुएं, गहरे कुएं, तो इसका सीधा सा आशय ये नहीं है कि वो गहरा होगा, वो उथला होगा। आपको सिंपल से बता दें, यदि आप सोच रहे हैं कि उथला कुआं सिंपल सा है, कुछ 10-20 मीटर की गहराई होगी, कुछ मतलब डेप्थ होगी, तो ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात समझिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये डिपेंड नहीं कर रहा है इसकी गहराई कितनी है। तो सालो वेल होते हैं जिसमें एक पारगम परत या पहली पारगम परत का ही पानी रिसकर आता है। जाहिर सी बात है, जो हमारा कुआं है डियर, ये हमारा जो कुआं है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कुआं है, तो इस कुएं में मान लीजिए क्या है, ये हमारी अपारगम परत है, ये हमारी अपारगम है, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है पारगम्य परत है, ये हमारी पारगम्य परत है। तो ये पारगम हो गई, सिंपल से समझिए, ये हमारी क्या हो गई अपारगम परत हो गई, ये हमारी पारगम्य परत हो गई। तो इससे से पानी रिसेगा, इस तरफ पानी रिसेगा, पानी ऐसे रिसेगा। तो आप समझिएगा ड्रिफ्ट से कोई मतलब नहीं, आपको मैंने पहले बता दिया कि वह कुआं जिसमें एक पारगम्य परत से, किससे? वह कुआं जिसमें एक पारगम्य परत से क्या होता है पानी आता है हमारा, किसमें रिस करके, तो वो क्या होता है, वो मतलब एक पहली अपारगम मतलब पहली इक्विफर से, एक इक्विफर से ही तो पानी आएगा। तो एक इक्विफर से क्या होता है हमारे पानी आता है, पारगम परत से पानी आता है, तो वही हमारा क्या हो जाता है। बाकी ये आपको बता दें कि पहली जो इक्विफर होगी, चाहे पहली पारगम परत जो इक्विफर होगी, वो कितनी भी नीचे क्यों ना हो, जाहिर सी बात है कि पृथ्वी की स्ट्रक्चर ऐसी है, कहीं इक्विफर पहली कम नीचे रहती है, कहीं ज़्यादा रहती है, तो मोटाई गहराई बढ़ती रहती है, तो इससे डिपेंड नहीं है। लेकिन केवल एक इक्विफर का जिसमें पानी आता है, वो चाहे जितनी गहरी हो, तो हमारा उसके आ जाता है सालो वेल के अंदर आ जाता है, किसे? सालो वेल के अंदर आ जाता है। तो ये सिंपल सी बात है। लेकिन वहीं गहरे कुएं की बात की जाए तो आप गहरा को समझ गए होंगे, गहरे को समझ गए होंगे कि गहरा कुआं क्या होता होगा। जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ उतना आइडिया लगा लिए होंगे गहरा कुआं क्या होता होगा। क्या होता होगा गहरा कुआं? देखिए गहरा कुआं क्या होता है कि देखिए हमारा जो जो क्या है, आपको बताया कि आसपास हमारी पारगम परतें हैं, पारगम परतें हैं, पारगम में जलधारी या जलधारी। तो जब क्या होता है
ये क्या है, पारगम है, ये हमारी पारगम है, ये भी पारगम है, ये भी पारगम है। तो होता क्या है, होता क्या है, सॉरी सॉरी फॉर दिस, देखिए जब हमारा क्या होता है कि जब कुएं में पानी दो या दो से अधिक पारगम परतों से रिसकर पानी आता है, अभी एक बताए थे ना, उसमें एक आता है, जब दो या दो से अधिक कुएं पारगम परतों से पानी रिसकर आता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है, समझने के बाद इसकी, कि जब कुएं में पानी दो या दो से अधिक पारगम परतों से रिसकर आता है, तो वह हमारा गहरा कुआं कहलाता है। अर्थात कुएं में पानी जितनी परतों से, जितनी पारगम परतों से आएगा, उतना कुआं गहरा माना जाएगा, ना कि ये नहीं माना जाएगा कि 20 फीट है, 100 फीट है, 150 फीट है, कितना फीट नीचे है, ये नहीं माना जाएगा। जबकि ये ध्यान दिया जाता है कि कितनी पारगम परतों से, कितनी पारगम परतों से हमारा पानी कुएं में आ रहा है। तो जितने पारगम परतों से पानी आएगा, उतना कुआं गहरा माना जाएगा। सपोज ये पारगम परत है, यहाँ से आई, सपोज ये है, ये है, तो ये समझ सकते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कि गहरा कुआं और सालो कुआं क्या होता है, और इसमें डेप्थ का कोई लेन देन नहीं, बस इससे कितनी पारगम परतों से पानी आ रहा है, ये मतलब है। और आप देख भी सकते हैं हमारा क्या है, और ये जो हमारा उथले कुएं गहरे कुएं होते हैं, और हमारा जो पताल तोड़ कुआं होता है, इसको समझा देते हैं। पताल तोड़ कुआं होता है, ये हमारा पताल तोड़ कुआं है, आप देख सकते हैं यहाँ बना है कि क्या होता है। ये हमारे ये जो कुएं होते हैं, पताल तोड़ कुएं, गहरी घाटियों में बनाए जाते हैं। क्या होती है गहरी घाटियों में, आप देख सकते हैं। ऐसा मान लीजिए क्या हमारी दो अपारगम में पड़ते हैं, अब घाटी, अब भाई घाटी वगैरह रहेगी तो ऐसा तो ढलान रहेगा ही, तो और ढलान रहेगा तो लेयर भी रहेंगी, परवियस इम्परवियस, यहाँ आप देख सकते हैं परवियस इम्परवियस लेयर भी हैं, और बीच में हमारी पारगम में, बाकी साइड साइड अपारगम में है। तो जब क्या होता है कि हमारी जो घाटियों में ढलान अधिक ढाल होता है, तब ऐसे में जो हमारा कुआं बना जाता है, जलधारी परत की जो होती है, वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब में होती है। जाहिर सी बात है, ये जो वाली बीच वाली परत भैया, ये अधिक दाब में होगी, और ये जो पानी होगा, आप एरो दिख रहा है ना आपको, एरो एरो पानी मतलब ढाल की ओर आएगा, और काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज होगा। तो ये क्या होता है, अपने आप तोड़ के पानी निकल जाता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता, बाकी थोड़ा सा हम ड्रिलिंग करते हैं, तो थोड़ा सा ड्रिलिंग करते हैं, तब हमारा पानी बहुत तेज़ी के साथ, भाई प्रेशर है, और इधर से भी दबाव है, बाहर की परतों से भी, तो ऐसे में पानी हमारा निकल जाता है। तो ये हो जाता है हमारा पताल तोड़ कुआं। ये हमारी जैसे घाटी वगैरह पे आप कुआं रहते हैं, तो ऐसा केस देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि पताल तोड़ कुआं गहरी घाटियों में बनाए जाते हैं। घाटियों में अत्यधिक ढाल पर जब कोई प्रवेश परत दो अप्रवेश परतों के मध्य स्थित हो जाती है, तब इस जलधारी परत एक्वीफर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब हो जाता है। यहाँ सब मैं बता रहा हूँ, वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब हो जाता है, इस वाली एक्वीफर में अधिक दाब हो जाता है, जिसके कारण परतों में पानी बाहर निकलने की कोशिश करता है। और जब पृथ्वी में छिद्र करते हैं, तो इन परतों से पानी तेज दाब के कारण फुहारे के थ्रू बाहर निकलने लगता है। तो ये हमारा पताल तोड़ कुआं हो गया। देखिए डियर, हमारा तीनों हो गया कि उथले कुएं, गहरे कुएं, और आर्टेसियन वेल मतलब पताल तोड़ कुआं। लेकिन अब बात कर लेते हैं उथले कुएं के टाइप्स की। तो उथला कुआं भी डियर कुछ टाइप्स में बांटा गया है। एक कच्चा कुआं होता है, यह गोल रहित होता है। पक्का कुआं होता है जो गोल युक्त होता है, मोटा कुआं होता है। कच्चा कुआं को अनलाइंड भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि कच्चा कुआं, आप नहर पड़े होंगे, तो कच्ची नहर होती है, अनलाइंड मतलब लाइनिंग नहीं होती, अनलाइंड करते हैं। तो कच्चा कुआं कुआं होता है जिसकी मतलब जो हमारे किनारे होते हैं, भाई सीधी सी बात है कि जब भूमि के नीचे मृदा को सख्त प्रकार की होती है, तो इस प्रकार गड्ढा खोद लिया जाता है। सिंपल सी बात लिखा है कि जब भूमि के नीचे की मृदा सख्त मतलब ठोस होती है, मजबूत होती है, प्रकार होती है, तब इस स्थिति में मृदा को एक गहरा गड्ढा खोद लिया जाता है। और क्या होता है, ऐसे कुएं कच्चे कुएं कहलाते हैं कि जिसकी परिधि की मृदा जो, जिसकी यार सिंपल सी बात है यार, आप देख सकते हैं इधर कि ये हमारा जो क्या है, हमारा जो ये है वेल है, इसके आप मिट्टी देख रहे होंगे चारों तरफ, तो जो इसकी परिधि होती है वो क्या होती है, कच्ची होती है, मिट्टी की होती है। तो हमारी क्या हो जाएगी, ऐसा कुआं कच्चा कुआं कहलाता है। इसमें भाई क्या होता है, ऐसे कुओं को किसान लोग स्वयं खोद कर बनाते हैं। सिंपल सी बात है, कोई इंजीनियरिंग वर्क नहीं करते, किसान लोग ही इसे बना लेते हैं। अस्थाई कुएं भी कहलाते हैं, अस्थाई कुएं भी कहलाते हैं। पक्का कुआं क्या होता है, आप यहाँ चित्र देखिए, उधर पढ़ने की जरूरत नहीं, कि जब क्या होता है इसके चारों ओर लाइनिंग कर देती है, मतलब
सीमेंट कंक्रीटिंग कर दी जाती है, कंक्रीट से मोटी दीवार बना दी जाती है, या ईंट पत्थर से जल्दी बनाते हैं जनरली। तो यहाँ हमारा क्या होता है, जब इसकी जो चारों तरफ की क्या होती है लाइनिंग कर दी जाती है, लाइनिंग मतलब कोई अच्छे मटेरियल से अपारगम परत से। और यहाँ देख सकते पानी कहाँ से आता है, आप सोचते हो पक्के कुएं में पानी कैसे आता है, तो ऐसा सिस्टम बना रहता है। अब सोच सकते हो कि आप ये तो पूरे मतलब हवा मुड़ रहा है, ये जो हमारे ऊपर की परत है ये हवा में है, ऐसा नहीं है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, कहीं बीच में इसको छिद्र कर दिया जाता है और इसके ग्रेवल वगैरह डाल दिया जाता है, जिससे पानी फिल्ट्रेट होकर छन करके कुएं में आता है, कुएं में पानी आता है। तो ऐसे हमारे क्या हो जाते हैं, ऐसे हमारे जो हो जाते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं कि वो पक्का कुआं मतलब लाइन कैनाल कहलाता है। मोटे कुएं की बात कर लेते हैं, जब हम क्या होते हैं कुआं बना रहे होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि कुआं जब बना रहे होते हैं तो उस स्थिति में हमारा नीचे का जो स्ट्रेटा है वो ऐसा हो जाता है कि वो ठोस कोई आधार मिल जाता है, जिसके नीचे हम कुआं नहीं खोदते हैं, उसी पे ले जा करके प्लगिंग कर देते हैं, उसको धंसा देते हैं, तो जो हमारा कुआं हो जाता है मोटा कुआं हो जाता है। तो इतना ही समझिएगा। और क्योंकि इसके प्रकार में आए हम, कुएं के प्रकार में आए हैं, किसमें, गहरे कुएं में, उथले कुएं के। तो ये सब चीज़ें डियर आप पढ़ सकते हैं कि मोटा कुआं क्या होता है, मैंने आपको बताया, जितना बताया उतना ही। ये जो इसके बाद कोटर आ गया, मतलब कैविटी, कोई मोटी सी दीवार या चट्टान आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में मोटा कुआं बना दिया जाता है। सिंपल सी बात है, आपने इसके टाइप्स की बात भी कर ली जो कि उतले कुएं के प्रकार थे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा जितनी भी चीज़ें हैं। सो डियर इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाए, आधा घंटे से ज़्यादा हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आए। आप देख सकते हैं कितने टॉपिक क्लियर किए। चैप्टर 6 को आज हम पढ़ रहे हैं। यदि आप भी चैनल बनाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली नोटिफिकेशन आपको जाती रहेगी, मतलब कौन सा लेक्चर आपको कब मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको मतलब, यदि आप चैनल को ज्वाइन किए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स वोट्स मिल जाएगी। और ये नोट्स तो जानते हैं बुक की हैं, और आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो भी मिल जाएगी। कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और भी मीडिया है आपको उसके तरीके से